नमस्कार। आप सब लोग पधारे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप सबने मीडिया एसोसिएशन हमें जोड़ा, इसके लिए मैं अपनी धनलक्ष्मी सिक्योरिटी से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारा उद्देश्य बीकानेर के विकास के लिए है। अपने बीकानेर का विकास कैसे हो सकता है, उसके सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आज मीटिंग आयोजित की गई है। तो आप सभी का सुझाव और मार्गदर्शन आमंत्रित है। धन्यवाद। आभार यहाँ पे सबसे पहले तो पधारने के लिए। हमारी सिक्योरिटी फोरम अभी जस्ट ओपन हुई है 2 दिन पहले, और ये पहला प्रयास है हमारा कि पत्रकारों के साथ मिल के सबके साथ काम करने का। उम्मीद है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ हमें भी अनुभव मिलेगा और आगे बीकानेर के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजेश जोशी। सबसे पहले परिचय चाहिए आपको बोल देते हैं। वैसे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, भोपाल मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग और भी स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आनंद जी का और विनय जी का आपके टीम का पूरे बधाई कि आपने इस तरह का आयोजन किया। पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव इस चीज़ में लगाव भी हो गया, क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 साल पहले पत्रकारिता का BJMC कोर्स किया था, कोटा यूनिवर्सिटी का, फिर MJMC का कोर्स किया। और उसके बाद में मैंने क्या है कि वहाँ पे जो मंथली क्लासें लगती थी उनको पढ़ाना भी शुरू किया। बीकानेर के बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। यहाँ नाम की कोई तो है नहीं उसकी। मूल बात ये है कि अब चूंकि आप बजट पे है और बजट पे है और बीकानेर की बात बजट के साथ अपने जैसा आनंद जी जिक्र किया अगर जुड़े, क्योंकि उसमें बजट में बीकानेर के लिए कोई विशेष बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोग को बोलना अनावश्यक रिपीटेशन ना हो, इसलिए क्या मैं एक बिंदु पे बात करना चाहता हूँ ताकि, और मेरे ख्याल से सभी लोग एक बिंदु पे बात करेंगे तो अनावश्यक रिपीटेशन भी नहीं होगा। जो मैं बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सारा चुनाव है, हमारा सारा जो राजनीति है, वो युवाओं के रोजगार से शुरू हुई। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, उठाए। उसमें जो एक कदम जो था वो इंटर्नशिप का था। एकदम नया कंसेप्ट लाई सरकार कि भाई हम 5 सालों में 1 करोड़ युवा लोगों को इंटर्नशिप देंगे। लेकिन इंटर्नशिप उस जो योजना है, उस योजना के साथ में बहुत सारी जो है सीमाएं लगाई। वो सीमाएं जो है वो मेरे हिसाब से पता नहीं किस तरह से सोचा है और आगे उसमें क्या आगे होता है। मेरे इसमें जो 2-4 शंकाएं थी इसमें, पहली शंका इसमें ये थी कि उन्होंने जो पात्रता के मापदंड तय किए उसमें लिखा कि जो पेशेवर व्यक्ति है, पेशेवर कोर्स किए हुए हैं, CA, CS, MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, वो लोग इंटर्नशिप के पात्र नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है वो पात्र नहीं होंगे। नंबर 3 जो आयकर देते हैं वो पात्र नहीं होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एक कोई युवा बेरोजगार है, वो ये काम करना चाहता है और इंटर्नशिप भी लेना चाहता है, उसको भत्ता देने की बात भी की गई है। अंत में 6000 में एक्सपोर्ट राशि देने की बात की गई है। अब अगर हमने इसको देखें थोड़ा माइन्यूटली, तो जो बच्चा किसी और कोर्स को किया हुआ नहीं है, मतलब सिंपल अपने देशी भाषा में कहें तो BA, BCom, BSc है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसके सामने ये संकट है कि वो कौन सी इंटर्नशिप करेगा। मान लो उसने सोच लिया कि भाई मेरे को तो जो है वो आपके मेडिकल साइड की वो इंटर्नशिप करनी है। मान लो उसने सोच लिया BSc का लड़का है, अब वो मेडिकल साइड की इंटर्नशिप करने के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहा है, उसको कोई कंपनी मिल जाए इसकी गारंटी है क्या, और वो कंपनी कराने को तैयार हो जाए इसकी गारंटी है क्या। तो ऐसी प्रैक्टिकली बहुत सारी दिक्कतें सदस्य और उपाध्यक्ष कुछ लोग परिचित है मेरे से। और आनंद जी का जो फोटो का उद्घाटन मानसी हुआ था प्रदेश का, उसको 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले आप पत्रकारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से उठकर शहर का विकास कैसे किया जाए इस पर बात होनी चाहिए। पार्टी अलग है, विकास अलग। जहाँ हम भारत के विकसित देश की बात करना चाहते हैं, भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनना चाहिए और बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बजट में गाँव से संबंधित बात की,
बिजनेस से संबंधित बात की। मेन जो मुद्दा अभी था वो महंगाई का है। जनता ट्राई कर रही है। गैस के सिलेंडर बहुत भारी हो गए हैं। दाल चावल आटा चीनी इस पे कोई नहीं बोलता है। आम मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली और लाइट, इस पे कोई नहीं बोलता है। इससे आम आदमी जूझ रहा है। मैं केंद्र सरकार से और जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी सरकार से विकसित भारत बने, लेकिन कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनमें जैसे खास तौर से महंगाई है, इस पर अभी कुछ नहीं बात चाहिए, किसी भी तरह हो लगना चाहिए। और इसके अलावा दो चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आप टैक्स ले रहे हैं जनता से, कोई बात नहीं, 1% से 2% ज़्यादा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री होनी चाहिए। ये दो सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा अगर फ्री हो जाती है तो आम आदमी को इसका लाभ मिलता है। अभी धन्यवाद करता हूँ मैं कि कुछ बीमारियां जो है बड़ी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी पे जो दवाइयाँ महंगी है उस पर छूट दी है, लेकिन इससे पार पड़ने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ शिक्षा और चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री दी जानी चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। और आम आदमी जो जूझ रहा है वो महंगाई की वजह से। जहाँ विकास की बात आती है, बीकानेर शहर के राजस्थान को भी जो दिया है वो अखबारों में आ चुका है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया सब देख चुके हैं कि राजस्थान को क्या मिला है। बीकानेर तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पे 4 बार MP रह चुके हैं। उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक समस्या जो जिससे 6 लाख लोग पर डे परेशान हो रहे हैं वो है रेलवे बाईपास का, रेलवे की समस्या को। मैं जब UIT का चेयरमैन था, मैं इसका अंडरब्रिज बनाना चाहता था, मेरा पास हो चुका था, बीकानेर के जो राजनेता हैं उन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया, उस वजह से वो अंडरब्रिज नहीं बना। उसी अंडरब्रिज पे आज 12 साल बाद वापस यही नेता तैयार हो रहे हैं। अगर उस वक्त वो बनता तो 7 करोड़ का था और आज वो ब्रिज बनता है तो 35 करोड़ का है। बीकानेर की जनता के साथ अन्याय हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि बीकानेर की जनता, जैसे मेरे खुद के चाचा जी की डेथ मेरे हाथ में हुई है। मुझे मेरे चाचा जी का हार्ट अटैक हुआ, मुझे PBM ले जाना था, रात का वक्त था 11 बजे, बिल्कुल फाटक बंद थी। उस वक्त ये ओवरब्रिज भी नहीं बने हुए थे और मेरे चाचा जी का दम मेरे खुद के हाथ में निकला। वो इस वजह से निकला, शायद उसमें अंडरब्रिज होता है या पुल होता तो मेरे चाचा जी की जान बच सकती थी। मेरे एक चाचा की नहीं, मेरे बीकानेर के कई हजारों माँ बहनें जिन्होंने मैंने खुद ने देखा है, और गेट के ऊपर एक बच्ची का डिलीवरी केस हुआ और आज कोर्ट हमारा उधर है। रेलवे के स्टेशन हमारा लाइन के पार है, जितने गवर्नमेंट के ऑफिस है वो सब पार है, लेकिन हमें सब लोगों को 5 लाख लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये नेता जो हमारे हैं, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे मतलब नहीं है अंडरपास बने, अंडरब्रिज बने, बाईपास बने, इस समस्या का हल होना चाहिए। ये बीकानेर की जनता की मांग है, मेरी मांग नहीं है। भाइयों, दलगत राजनीति के बात कर रहा हूँ, जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं और जो यहाँ नहीं है उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले बीकानेर की रेल बाईपास की समस्या का हल होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि बीकानेर बहुत कंजस्टेड हो गया है। मैं चाहता था उस वक्त UIT में जब था कि बीकानेर के अंदर एक न्यू बीकानेर सिटी बसे, जिसपे डॉक्टर्स कॉलोनी हो, जिसमें प्रोफेसर्स कॉलोनी हो, जिसमें एडवोकेट्स कॉलोनी हो, जिसमें व्यापारिक कॉलोनी हो, जिसमें पॉलिटिशियन कॉलोनी हो, अलग अलग वेंडर्स कॉलोनी हो, मजदूर कॉलोनी हो। इस तरह से अलग अलग पार्ट बांध करके वहाँ पे न्यू बीकानेर सिटी बसे, जिसमें 120 से लेकर 60 फीट तक रोड होनी चाहिए और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड होना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे गेम्स हो सके और बीकानेर के लोगों को रोजगार मिल सके। और जितने हमारे बीकानेर में लोग इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी खेले हैं उनको वहाँ पे बाकायदा रियायती दर पे भुगतान दिया जाए, 5 स्टार 3 स्टार होटल बना करके उसकी इनकम से और उसको आगे डेवलप किया जाए। ये मेरी इच्छा थी। तो न्यू बीकानेर सिटी का प्रोजेक्ट भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर बीकानेर में न्यू बीकानेर सिटी का प्रोजेक्ट बनता है तो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और जो बीकानेर हम जो कंजस्टेड की स्थिति जी रहे हैं इससे हमें निजात मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि 2 मिनट का ही समय के ऊपर चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया। समय समय पर जो आपकी विचारधारा है
उसके ऊपर आप चल रहे हैं कि बीकानेर का विकास में आप जुड़ेंगे। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बता दिया और मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि आज बजट पे चर्चा है, चुनाव पे चर्चा के लिए आप अलग एक मीटिंग रखें, दोनों का मेल नहीं करता। बजट की चर्चा के ऊपर मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा SMEC पे आपके सरकार ने पहले से डबल बजट किया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने युवाओं के लिए बेरोजगारी के लिए जो चर्चा की, अगर उसका प्रेसिजन दिया जाए तो जो SMEC है इससे बेरोजगारी भी मिटती है और अच्छे उद्योग बनते हैं, जो कि एक कर्णधार सिटी का नाम से, जैसे अपने बीकानेर में मेरे से पूर्व कई लोगों ने बताया माइंस का काम है, ऊन का काम है, इसी तरीके से भुजिया पापड़ का काम है। इन सब में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, ब्याज पे दी है, लागत पे दी है, तो उनका अगर उपयोग किया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट पर कभी गोष्ठी रखें, ताकि इसका पूर्ण फायदा उस उद्योगपति को तभी मिल पाएगा। उन्हें आप सबको काम का मैं और धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कोई चर्चा रखी बजट पर। और जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, हम बजट पर चर्चा नहीं करके लाभों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बजट जो हमारा देश का बजट एक उद्योग है, वो विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया है, तो मैं बहुत भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, लघु उद्योग भारती की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। और साथ ही मैं सरकार से एक छोटा सा सुझाव मैं भी देना चाहूँगा, सबने दिया है तो खेल और खेल के संरक्षण के लिए सरकार का ध्यान बहुत ही कम है, जो कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि खेल में हमारा देश आगे बढ़ सके। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों के लिए कुछ ही गेम्स में अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, बाकी सभी गेम्स में हमें बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद। न्यूज पोर्टल्स और धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज जो एक अच्छा कार्यक्रम होटल वृंदावन में आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मौन सुनाना अनाथ करता हूँ। काफी कुछ वक्ताओं ने अपनी अच्छी बात रखी। मकसूद जी ने एक बीकानेर के लिए अच्छी बात रखी। मैं मकसूद जी कहना चाहूँगा, आपका भी प्रयास रहा, अच्छी बात है। और बीकानेर के लिए जो रेल फाटक की समस्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जो दो भागों में काट देती है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण तो वसुंधरा जी बीकानेर आई थी और हमारे कलेक्टर थे शिखर अग्रवाल, उस टाइम में मैं बीजेपी जिला मंत्री था। और वसुंधरा जी को, उसमें सुभाष जी भी शामिल थे, काफी व्यापारी वर्ग ने रखा कि मैम हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका एक निजात हो जाता है तो बीकानेर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं कि शोर टाइम में किसको ऑर्डर हो गए हैं, रात को 1 बजे अंडरब्रिज के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है ऑर्डर हो गए थे। वसुंधरा जी के लिए तो निश्चित रूप से, और शिखर अग्रवाल जी ने रोज सवेरे प्रेस में भी छपा था। गलत तो नहीं कहा मकसूद जी? हमारे कुछ व्यापारी, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, हमारे स्वार्थ के पीछे क्या पता हमारी दुकान खत्म हो जाएगी, हमारा अंडरग्राउंड खत्म हो जाएगा, हमारी दुकान चलेगी नहीं चलेगी, और कोर्ट का सहारा लेंगे। हमारे जाने माने वकील जिनकी एक ही जिद थी कि बाईपास बने। मैं रेलवे डीआरसीसी का मेंबर रहा हूँ। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ 2013 में जब रेलवे बोर्ड की मीटिंग थी, उन्होंने उस टाइम 100 करोड़ रुपए बाईपास के लिए कहा था, और आज 2024 चल रहा है और वो कोर्ट की शरण में चला गया। और अभी भी हमारे जाने वाले वकील, हमारी एक अभी कोई पार्टी सेक्शन की मीटिंग चल रही थी, रघुनाथ जी नेहरा मौजूद थे, जो उन्होंने समझ का और समझ को कर रहा हूँ
कि एक अंडरब्रिज बना या अन्य कोई बना बाईपास चलाओ तो रात बना कर लूंगा। ये अभी लेटेस्ट की बात है। तो जब तक हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, हम बीजेपी से बिलोंग करते बैठे हैं, हम सब मिलकर पार्टी को छोड़कर एक बीकानेर की जनता के लिए ये तय करें इस मैटर की समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, वो आप पे, सरकार पे, तब तो हो पाए। मैं देखता हूं हमारे कार्यकाल में बने मकसूद जी देखते इसको कैसे रोके, मकसूद जी के कार्यकाल में बने तो हम कैसे रोके, इस प्रवृत्ति को हम छोड़ दें। अभी बजट की बात थी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का बजट भी युवाओं पे फोकस रहा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, मेरी ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कही होगी कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा है असल में धरातल पर आए और युवाओं को रोजगार मिले। अभी केंद्र सरकार ने भी इंटर्नशिप लागू की है और 500 टॉप कंपनियों को उसमें युवाओं को शामिल करना, इंटर्नशिप देना, और जो पहली दिन का है वो सरकार देगी। कम से कम इस बात का तो हम ध्यान रखें कि सरकारों ने युवाओं पे और रोजगार पे फोकस किया है, और जिस देश में विकास की गति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं इन 10-12 सालों में विकास की गति बढ़ी है, और रोजगार में कभी हम नहीं देखते थे कि पहले रोजगार के अंदर कई मेला लगता है तो आप देखते होंगे कि रोजगार के अंदर जैसे पुरुष खड़े वैसे महिला ही। जैसे भी बिमला जी ने कहा, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, और जो भी सरकार ने जो पहले 10 लाख मुद्रा योजना थी उसको 20 लाख किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर में 1 करोड़ तक का लोन सरकार ने किया है, बाकी हम इसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत कड़वी बात, कि जब इस भारत में मुफ्त का बंद नहीं होगा तो कहीं न कहीं विकास में पीछे रहेंगे। यह तो मुफ्त वाली बात है वोट लेने की, उसमें सभी पार्टी शामिल है, मैं किसी पे एक पे आरोप नहीं लगाता हूं कि हमें कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में हो, यह अच्छी बात है। बाकी जो अन्य चीज चल रही है, सरकारों की आवाज ये हो जाती है कि मुफ्त में बांटना बंद किया, वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है। ये वोटों की राजनीति, यदि भारत का, देश का विकास चाहते हैं, इस पे भी कहीं न कहीं हमें फोकस करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि भारत में विकासशील देश बनेगा तो बीकानेर में, अभी मैं चुना जी की बात का आगे बढ़ाता हूँ, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गैस पाइपलाइन सीएमएक्स का बहुत बड़ा हब है। कच्चा मेटेरियल हमारे यहाँ से मोरवी जाता है और मोरवी से टाइल तैयार होकर यहाँ आती है। निश्चित रूप से यदि गैस पाइप आती है तो निश्चित रूप से बीकानेर उद्योग कहाँ बनेगा, इसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी से जब भी मिलते हैं इस बात का अवश्य जिक्र करते हैं कि बीकानेर के अंदर गैस पाइपलाइन लाई जाए और बीकानेर भी एक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो। आपने मुझे समय दिया, इसलिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को हमने कभी आज बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और आपके बहुत प्रयास है, बहुत अनूठा प्रयास है, इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमने अपनी बात रखी। मैं अपनी माइनिंग इंडस्ट्री से हूँ, राजेश मेरा नाम है। 3-4 बातें मुझे समर्थन करनी है कि जीएसटी का जो सामान्यीकरण है, जीएसटी अपने आप में एक बहुत जरूरी हो गया। उस कारण से क्या है, व्यापार में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं पे 5%, कहीं पे 18%, कहीं पे 14%। जीएसटी का सामान्यीकरण बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और खासतौर से हमारे माइनिंग बिजनेस में। दूसरा, यहाँ जो प्ले है फ्लैट पे देखो प्रयास तो गैर उपलब्ध है, लेकिन वो यहाँ इंटरनेट में या फ्लैट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, जबकि बहुत आसानी से हो सकती है। तीसरा, हमारा जो मटेरियल है वो
वलैत की जो क्ले है बहुत बड़ा भंडार पेट्रोल भंडार है और 40-45 लाख टन क्ले वलैत खपत होती है, लेकिन रेलवे का जो भाड़ा है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो कि इंडस्ट्री के यूजर्स हैं वो भी कम भाड़े में मटेरियल मांगते हैं, तो रेलवे को आगे बढ़ के और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी रेट है उसको तय करने की जरूरत है। उसके अलावा एक बात जो मुझे समझ में आती है कि हमेशा बजट में सब लोगों के लिए बातचीत होती है, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो व्यापारिक वर्ग है, उसके लिए, उसके सामाजिक शिक्षा के लिए, उसके लिए किसी तरह की कोई बात नहीं होती। रियल सेंस में अब संजय तो व्यापारिक वर्ग है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में 1.5 करोड़ 2 करोड़ करदाता जो है वो ये कर देते हैं, उनकी सुरक्षा के वो अपनी बात रखेंगे। एक बात पुनः एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल और ट्रांसफर जी का और आप सभी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और आपका जो मूल मोटा है वो बीकानेर का और विकास है, तो इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बीकानेर को बड़े शहरों की तर्ज पर ऐसा अनुपम उदाहरण के साथ लोगों को एक सुविधा उपलब्ध करवाई है कि बजट समझने के लिए यहाँ पर पुखराज जी, मोहन जी, युवराज जी, मकसूद जी, अजय जोशी जी, सुभाष जी जैसे, राजेश जी चूड़ा साहब जैसे विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो दूसरी तरफ पोर्टल मैं देख रहा हूँ एक पोर्टल जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कवर कर रहा है और जिम्मेदार पत्रकारिता की तरफ बीकानेर को बढ़ा रहा है, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बजट पर प्रतिक्रिया और बजट पर हम चर्चा जो रखा है, निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक स्थायी सरकार और स्थायी विदेश वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है लगातार, तो निश्चित रूप से उसमें अनुभव दिखाई दे रहा है और अनुभव इस रूप में भी दिखाई दे रहा है कि 2 बड़े फैसले किए जो मुझे अच्छे लगे। एक तो रोजगार की तरफ प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर बढ़ने की बात की गई है विकास को, ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, महंगाई कम करने के लिए जो मुफ्त राशन का जो वितरण है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं कर रही, जबकि अगर हम चुनाव पर अगर बात करें तो चुनाव में ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद मुफ्त राशन ये सब चीज़ें जो वो बंद नहीं हुई है। तो मेरी राय ऐसी है कि महंगाई में कुछ देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है वो ये उम्मीद करता है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो जाए, तो वो नहीं करना, सराहना करता हूँ मैं इसकी। और बजट पर जैसा सब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चुनाव का असर था, तो बेरोजगारी जो एक बहुत मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को चाहे कहीं से भी आकर उनके पास आया, लेकिन उस मुद्दे को वित्त मंत्री ने एक्नॉलेज किया, इसके लिए हम सराहना करते हैं। दूसरी तरफ हम एक देखते हैं कि इसी लास्ट सरकार के टेन्योर में हमने बहुत बड़ा पैरेंडेमिक कोविड के रूप में झेला, उसमें एक अनुभव हमारा सामने आया कि सरकार निरंतर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, पब्लिक सेक्टर लगातार कमजोर होते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। आप देखिए कोविड के टाइम में जितना अच्छा काम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने किया, और आज अगर देश की आज़ादी के बाद से अभी तक की नींव पर भी हम गौर करें, देश को मजबूत करने का काम जो प्राइवेट सेक्टर PSUs ने किया है, वैसा शायद प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं कर पाता। ये देश का पहला बजट होता तो मुझे लगता है कि आज हम इतने मजबूत नहीं हो पाते। प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है तभी देश आगे बढ़ता है, उसमें रोजगार के अवसर होते हैं और R&D होती है। आप देखिए इजराइल R&D पर 4% खर्च कर रहा है और भारत 0.6 ऐसा कुछ परसेंटेज है, बहुत थोड़ा सा, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत छोटी है। हम सिलसिलेवार भी देखें तो हमसे ज्यादा खर्च करने वाले बहुत सारे देश हैं। तो किसी भी देश में नीचे स्तर पर रिसर्च और एनालिसिस से ही देश आगे बढ़ता है। अनुसंधान चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अनुसंधान
अनुसंधान देश को आगे बढ़ाता है। अनुसंधान का भी एक ऐसा ही, जैसे 500 कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, ये आरक्षण का भी एक अच्छा कोड है, रिजर्वेशन का भी बहुत अच्छा कोड इसमें किया गया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, सरकार को इस तरह से प्रयास करने चाहिए कि R&D को बढ़ा दें। छोटे से छोटी अगर एसएमईज को अगर R&D के लिए कुछ बजट एलोकेट करेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। राजस्थान के बजट की भी साथ साथ चर्चा हो रही है। राजस्थान में फूड के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, फूड इंडस्ट्री से संबंधित। राजस्थान में जो कैप 50 लाख की है सब्सिडी की, वो यूपी में 5 करोड़ है। जबकि फूड में हम लोग यूपी से कहीं भी शेयर देखें तो बीकानेर, राजस्थान बहुत ग्रोइंग स्टेट फूड इंडस्ट्री। तो उम्मीद थी कि यहाँ पर कैप 50 लाख की बढ़कर कुछ आएगी, लेकिन बढ़कर नहीं है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, वुलन इंडस्ट्री की, हमने लगातार अनेक मंचों पर 3 डिमांड उठाई थी। एक तो बीकानेर ऊन में एक बहुत विश्व में विख्यात स्थान है। इसका कारण यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक रूप से हम समृद्ध हैं, इसलिए बीकानेर में ऊन का काम हो रहा है। ऊन को बढ़ावा देने के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया था कि चारागाह को विकास करने के लिए ग्रेजिंग लैंड, चारागाह भूमि जो कि राजस्थान में उपलब्ध है और अभी आंकड़ा भी गुजरात जी से मिला, तो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भविष्य में ऑर्गेनिक खेती के लिए राजस्थान की और भारत की भूमि तैयार हो। हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड में आज से 30-40 साल पहले वुड फार्मिंग शुरू हुई और आज उसका रिजल्ट ये है कि वो वुड पर काम कम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने एक पंच लाइन बनाकर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण कर दिया और उसकी सप्लाई की व्यवस्था खुद कर दी। हमें भविष्य की अगर इंडस्ट्री पर ध्यान दें तो अगर आज हम वुड को पकड़ते हैं तो भविष्य में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा प्रूव हो चुका है। तो सरकार को इस तरफ करना चाहिए था। दूसरा, हमने भारत सरकार 20,000 करोड़ के कारपेट एक्सपोर्ट कर रही है, बदले में इससे डबल 30,000 से 40,000 करोड़ के बीच में कारपेट इंपोर्ट भी हो रहे हैं। तो एक तरफ इंपोर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उससे कम एक्सपोर्ट है, तो इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। जैसे तो अभी बात कही गई कि विदेशी मुद्रा कब आ गई, तो ये ट्रेड बैलेंस के लिए जरूरी होता कि या तो इंपोर्ट पर बैन लगे या इंडिया में इंपोर्टेड कारपेट बनाने की बात शुरू। ये भी हमने मांग अलग अलग जगह से रखी थी। इंडिया में इंपोर्टेड वुलन कारपेट, इंपोर्टेड कारपेट बल्कि चाहे मैनमेड फाइबर हो उसमें, लेकिन इंपोर्टेड कारपेट लाकर एक बार भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा दी जा सकती थी, वो नहीं दे पाई। दूसरा, एक सार्वजनिक सरोकार से संबंधित है कि भेड़ पालक जो है उनकी व्यवस्था करने के लिए उनको मनरेगा या और किसी स्कीम पर, क्या आपने मुझे आप लोगों से बीच में बुलाकर रूबरू होने का मौका दिया, मेरा कहना है। धन्यवाद। गुड पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर है और हाल ही में हमने एक यूथ के साथ में जो यूथ इंडस्ट्रिस्ट है उनके साथ में एक एसोसिएशन भी बनी है जिसका नाम हमने रखा है बीका। इसके अंतर्गत अभी रिसेंटली हमने एक बजट का कार्यक्रम भी किया। मैं अगर ये बात करूं बजट की, तो एक व्यापारी की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो मुझे बजट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूँकि मैं सोलर एनर्जी से आता हूँ, रिन्यूएबल का मेरा बिजनेस है, तो जो सोलर पे जो बहुत लंबे समय से जो कस्टम ड्यूटी कम करने की जो मांग कर रहे थे, वो इस सरकार में इस बजट में पूरी कर दी गई है। तो उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सोलर के जो प्राइसेज है उसमें रिडक्शन आएगा और उससे सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं किया गया है कि किस पार्ट पे जो सेल के प्राइस कम करेंगे या ग्लास की कीमत कम होगी या जो एल्यूमिनियम उस पर जो परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस घटेगी, ये कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बजट में एक ये लैकुना देखने में मिला कि सोलर के प्राइसेस कम होंगे, पूरे मार्केट में एक प्रचार हो गया, लेकिन कहाँ कम होंगे ये अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, बहुत लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे 300 यूनिट फ्री देने का जो लंबे समय से जो गवर्नमेंट का एक चल रहा है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसी किसी भी प्रकार की 300 यूनिट फ्री है ही नहीं। जब इनसे पूछा जाता है कि 300 यूनिट कौन सी फ्री दे रहे हैं आप, तो इनका उत्तर ये है कि जो आप सोलर लगाएंगे, आज एक अगर छोटा आदमी, छोटा जो भी मजदूर है, वो अगर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो उस पर जो 3 किलोवाट से एवरेज
300 से 400 यूनिट जो जनरेट होगी तो वो फ्री हो गई। तो यही फ्री है और कुछ भी फ्री नहीं है। तो जो एक ये भ्रांति थी वो पहले सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोगों को लग रहा था कि 30 यूनिट फ्री मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं पॉजिटिविटी की बात करूँ तो जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा को जो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम रहा है बजट में। इससे वो लोग जो अपना व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 20 लाख रुपए में एक अच्छा व्यापार शुरू किया जा सकता है। अगर कोई इस उद्देश्य से उस लोन को लेगा तो डेफिनेटली उससे रोजगार भी बढ़ेगा। व्यापारी जितने बढ़ेंगे उतना रोजगार बढ़ना ही है। बहुत लंबे समय से हम डिमांड कर रहे थे कि पीजीसीएल के एक्स्ट्रा ग्रिड यहाँ पे बने जो बीकानेर को नहीं दिए। आज हम एक तरफ बात करते हैं ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं कि बिजनेस बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, तो इंडस्ट्री बिना एनर्जी के तो बढ़ नहीं सकती। यहाँ मेरे साथ में बहुत सारे एनर्जी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं जो शायद इस समस्या से जूझ रहे होंगे कि उनको बिजली की कितनी परेशानी होती है। अगर मैं रूरल की बात करूँ तो वहाँ पे तो आपने कुछ जो नेतागण भी बैठे हैं, यहाँ पे भाजपा के भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि एक सिडबी की ब्रांच एटलीस्ट बीकानेर में खुलनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन लेने के लिए सिर्फ बैंकों के पास जाना पड़ता है, जबकि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हायर है। अगर सिडबी अगर यहाँ आता है तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट का क्या है कि बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि बीकानेर के अंदर बहुत लंबे समय से सेज की जो मांग चल रही थी उसको भी पूरा नहीं किया गया इस बजट में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजस्थान के ऑलमोस्ट बहुत सारे शहरों में खुल चुका है, लेकिन बीकानेर में आज तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं खुला है। तो मैं बात करूं तो कुल मिला के अगर व्यापारी वर्ग से अगर मैं बात करूं तो बजट बहुत अच्छा था, लेकिन अगर बीकानेर के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये जो बजट था इसमें बीकानेर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थैंक यू। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मैं राजस्थान बिजनेस को हेड करता हूँ, और हमारे धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज जो भी रिसेंटली हम लोगों ने बीकानेर में खोला है वो हमारा सबसे बड़ा चैनल पार्टनर है और आने वाले टाइम पे और बड़ा बनेगा। तो मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ सर। इंसान की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, आप जब उसको अच्छा सिखाओगे ना तो वो गलत ही सीखेगा। तो किसी भी शेयर ब्रोकर कंपनी ने या किसी भी शेयर बाजार के लोगों ने किसी को नहीं बोला है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। हम हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग ये जानते होंगे कि आप अगर बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करो तो सबसे पहले वो वही करता है कि मुझे मना क्यों कर रहा है, राइट। तो हमेशा शेयर बाजार को देखने के दो तरीके हैं। हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज मैं आप लोगों को एक डेटा बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग बचत नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। भारत के अंदर 2017 में 3500 करोड़ रुपया SIP बुक हुआ करता था, यानी हर साल 3500 करोड़ रुपया भारत में जाता था थ्रू म्यूचुअल फंड्स SIPs, और आज वो डेटा को क्रॉस कर चुका है। जो लोगों की बचत है उसका पैटर्न बदल चुका है। आज लोग FD में जिसमें 30% का टैक्स 10% का TDS लगता है वो छोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में जा रहे हैं जहां पे रिटर्न भी डबल डिजिट में है और टैक्सेशन भी कम है। भारत प्रगति करेगा, ऑब्वियसली जिस एसेट क्लास में प्रगति करेगा वहां टैक्सेशन आएगा। अभी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। मैं आप लोगों को बता दूं US में यही टैक्स 25% लगता है, और हो सकता है अगले 10 साल बाद आप लोग को ये टैक्स लगे। बट ये ध्यान रखें, आप जो भी टैक्स पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट में कर रहे हैं, राइट। तो जब आप कमाएंगे तो आपको टैक्स देने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी 90% लोग टैक्स नहीं भरते हैं, कमाते जा रहे हैं, राइट। दूसरा, इस बजट से मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बताता हूँ, जो STT का ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको किसी चीज की आप चाहते हो किसी चीज को कम किया जाए तो आप उसको बंद कर दो, आप उसमें बैन लगा दो। टैक्स लगाने से उनकी इनकम तो बढ़ेगी, आदमी लॉस करे